हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट चैप्टर। और ये चैप्टर के अंदर मैं आपको पहले बता दूं ताकि एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही आपका आए। देखिए, ये जो चैप्टर है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, उनमें मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख रखा है साथ में। ठीक है, साथ में मैंने ये बता रखा है कि कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसके साथ में मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर किस किस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन स्टडी मैट में दे रखे हैं। ठीक है, ये मतलब आप वीडियो करने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपाइलर का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, गारंटी है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। और इतना आसान चैप्टर है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा आप कहोगे कि मतलब इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का जो चैप्टर है, ठीक है ना, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल बस आपको 10 क्वेश्चन करने हैं इसके। ये 10 क्वेश्चन कर लो आप, 10 क्वेश्चन दे रखे मैंने इसके अंदर। अगर ये 10 के 10 आपने कर लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपाइलर का कोई भी क्वेश्चन आपको आता होगा, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन आते होंगे, सब कुछ आता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट है यहां पे सेक्शन 67। सेक्शन 67 क्या सर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? यहां पे मैंने क्लियरली लिख रखा है, यस ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ इंस्पेक्शन। यहां पे वर्ड याद रखना कि इंस्पेक्शन की पावर की बात की गई है, यानी कि ठीक है ना, इंस्पेक्शन का ऑर्डर कौन दे सकता है। ठीक है ना, इंस्पेक्शन का ऑर्डर कौन दे सकता है। ठीक है, और इंस्पेक्शन किस किस सरकमस्टांसिस में किया जा सकता है, ये दो बातें हमें यहां पे ध्यान रखनी है। तो एज पर 67 क्या कहता है, 67 ये कहता है कि इंस्पेक्शन के ऑर्डर देने की पावर ज्वाइंट कमिश्नर और उससे अबव के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर और उससे ऊपर के जो रैंक अधिकारी हैं उनके पास अथॉरिटी होती है, वो एथोराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न एथोराइजेशन दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑफिसर को, किस चीज के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। तो पहला सवाल कंप्लीट होगा। ठीक है ना, कि भैया कौन ऑर्डर दे सकता है इंस्पेक्शन के लिए, तो ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का जो रैंक ऑफिसर है वो रिटर्न एथोराइजेशन दे सकता है सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑफिसर को कि भैया इंस्पेक्शन करो। अब सवाल ये उठता है कि ज्वाइंट कमिश्नर और इससे जो ऊपर के अधिकारी वो ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, नहीं वो तभी करेंगे अगर उनके पास रीजन टू बिलीव है। क्या रीजन टू बिलीव है, कि जो टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है ना, उसने क्या किया है, टैक्स की चोरी करने के लिए जो नीचे बताए गए इनमें से कोई काम किया है। ठीक है ना, एक या ये सारे के सारे, तो उसको क्या है, ठीक है ना, रीजन टू बिलीव होना चाहिए किसको, ज्वाइंट कमिश्नर या ऊपर के अधिकारी को, तभी वो इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर देगा। बोलो क्लियर है। अब ये कौन कौन से बातें हो सकती है, यानी जो टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है ना, जो एसएससी है, ठीक है ना, उसने क्या किया होगा, टैक्स की चोरी करने के लिए अगर ये काम किया या इनमें से कोई भी काम किया है तो ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का जो रैंक ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब क्या है, जो टैक्सेबल पर्सन है यानी जो एसएससी है, उसने क्या किया है, कोई ट्रांजेक्शन छुपाई है, कोई ट्रांजेक्शन छुपाई है, या ठीक है ना, गुड्स यानी स्टॉक का जो गुड्स है वो छुपाया है। ठीक है ना, या आईटीसी जो है वो एक्सेस क्लेम किया है, या फिर क्या किया गया है, टैक्स की चोरी करने के लिए, ठीक है ना, जो प्रोविजन है उनको कॉन्ट्रावेंट किया गया है। ठीक है ना, प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट किए गए हैं, अगर ये काम है, या फिर ये वाला पॉइंट भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहां तक, वरना उतना भी लिखोगे तो काफी है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिख रखा है, एक ट्रांसपोर्टर हो गया, या कोई ओनर है या ऑपरेटर है किसी वेयर हाउस का या गोडाउन का, और एनी अदर प्लेस हैज केप्ट गुड्स विच हैव एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स।
ठीक है ना, वहां पे गुड्स रखा गया है ताकि टैक्स की चोरी की जा सके वगैरह वगैरह, अगर ये केस है तो भी मतलब क्या माना जाएगा कि भैया उसने जो है, ठीक है, टैक्स की चोरी करने के लिए ये काम किया है, और ये रीजन टू बिलीव हो जाएगा। और ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है ना, क्या करेगा, किसी सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑफिसर को रिटर्न में ऑथराइजेशन कर सकता है कि भैया इंस्पेक्शन करो इसका। ठीक है ना, आई होप क्लियर है पहला क्वेश्चन। तो ये है पॉइंट। तो यहां पर दो बातें हैं। पहली बात, इस सेक्शन के अंदर क्या कहता है ये इंस्पेक्शन के केस में कि भैया ऑर्डर कौन दे सकता है, तो ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का अधिकारी, लेकिन वो रीजन टू बिलीव होना चाहिए तब देगा। ठीक है। दूसरा, सर्कमस्टांसेस कौन से हो सकते हैं, 5 केस हो सकते हैं। कोई इसने ट्रांजैक्शन छुपाई हो उस व्यक्ति ने, ठीक है ना, स्टॉक ऑफ गुड्स छुपाया हो, ठीक है ना, आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया हो, किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया हो, ठीक है ना, या फिर, ठीक है, क्या किया उसने, मैंने आपको बताया था ना कि या फिर वो हो सकता है कि वो ट्रांसपोर्टर है, ओनर है या ऑपरेटर है किसी वेयर हाउस का या गोडाउन का, ठीक है ना, वहां पे उसने गुड्स छुपाया है ताकि मतलब क्या कर सके, टैक्स की चोरी कर सके, ठीक है, टैक्स से बच सके। आई होप क्लियर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आ जाते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया, अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं। यहां पे आप देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर, ठीक है, स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्टडी मैट का खत्म, है ना। तो स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहीं पे करा दिया। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। हु कैन ऑर्डर, कौन ऑर्डर दे सकता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का रैंक का अधिकारी, ठीक है ना, क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, रिटर्न एथोराइजेशन के अंदर सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑफिसर को कि भैया इंस्पेक्शन करो, ठीक है ना। वो लेकिन वो कब करेगा, जब रीजन टू बिलीव होगा, ठीक है ना, जब उसे लगेगा, ठीक है ना, कि भैया टैक्सेबल पर्सन जो नीचे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, जो नीचे काम दिए हैं, यानी उसने कोई ट्रांजेक्शन छुपाई है, गुड्स छुपाया है, आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, इस तरीके के जो केसेस थे। खत्म क्वेश्चन, ऊपर वाला चिपकाना पूरा, ठीक है ना, आंसर वगैरह यही आंसर इसका, यहां से स्टार्ट जाओ और लास्ट तक लिख डालो, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी कि पॉइंट नंबर 2। अब ये कहता है सेक्शन 67 सब सेक्शन 2, ठीक है ना, वहां पे था पावर ऑफ इंस्पेक्शन, यहां पे पावर ऑफ सर्च एंड सीजर रही बात है, ठीक है ना। क्या ये इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बहुत ध्यान से आपको इसको बारीकी से देखना है, ठीक है ना। देखिए, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा और आपने कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दिया, और जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे होंगे, आप उसको कुछ और समझ के कुछ और ही लिख के आओगे, तो नंबर भी कुछ और ही आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा, अब मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर के अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, इसके अंदर ना 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा, देखना कैसे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यहां पर यहां तक सिर्फ ये जो है ना, ठीक है ना, इतनी सी बात, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 4 भी है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। इसके अलावा एमटीपी नवंबर 24 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था। अब क्वेश्चन क्या है और लोगों ने आंसर क्या लिख डाला इसके अंदर, ये भी आप ध्यान रखना। क्या, हु कैन ऑर्डर, कौन ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना, फॉर सर्च एंड, ये हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर बोला है इसने। पहली बात तो इंस्पेक्शन नहीं बोला है, ठीक है ना, पहले वाला आंसर भूल जाओ आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था। यहां क्लियरली लिख रखा है कौन ऑर्डर दे सकता है, किसके अंदर, सर्च एंड सीजर के अंदर, ठीक है ना। आप बस उसके प्रोविजन लिख दो, ये इसने बोला है। तो चलिए, अब पहली बात यहां पे, ठीक है ना, कि ऑर्डर कौन दे सकता है, यहां पे ज्वाइंट कमिश्नर और अबव रैंक यही लिखा मिलेगा आपको हर जगह पे, है ना। तो ऑफिसर कौन हो सकता है जो ऑर्डर दे सकता है सर्च एंड सीजर का, ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का ऑफिसर क्या कर सकता है, वही बात जो मैंने वहां पे ऊपर बताई थी आपको, ठीक है ना। ऑफिसर को राइटिंग में एथोराइज कर सकता है कि भैया आप सर्च करो या सीज करो, ठीक है ना, कुछ भी, क्या, गुड्स, स्टॉक, बुक्स या थिंग्स, ठीक है ना। या पहली बात क्लियर होगी, लेकिन ये कब करेगा, वही वाली बात जो ऊपर हमने पढ़ी थी, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का जो रैंक ऑफिसर है उसको ये लगना चाहिए, उसको रीजन टू बिलीव होना चाहिए, क्या, कि जो गुड्स है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हिडन कर रखे हैं किसी प्लेस पे, छुपा रखे हैं हमसे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है मान लो एग्जाम के अंदर, है ना, जैसे मान लो ये, अब इतने बारीकी से मैंने नोट्स बना रखे, गारंटी देता हूं आपको कहीं पे ऐसे नोट्स और इतने प्रॉपर तरीके से मैंने हर पॉइंट को स्टेप वाइज तोड़ तोड़ के
एक चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए कई दिन तक मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। स्टडी मैट के अंदर अलग अलग तरीके से मैं प्रोविजन पढ़ के मैं देखता हूं कि यार इसके अंदर क्या चीजें, तो आप देखना, ठीक है ना। और यहां पर जैसे कि ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम के अंदर आ गया, अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, वो ये वाली चीज लिखेंगे नहीं, वो क्या लिख डालते हैं, ये वाली चीज लिख डालते हैं। इसी का पार्ट है ये, ठीक है ना। पावर ऑफ सर्च एंड सीजर का ही है ये, पावर ऑफ सर्च, पावर क्या है, ये वाला क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं, इसके नंबर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन है। ये दूसरा पॉइंट है, समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 के अंदर जो पावर ऑफ सर्च एंड सीजर है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। एक तो इतना पोर्शन जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, क्या पढ़ाया मैंने आपको, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सर्च एंड सीजर के अंदर कौन ऑर्डर दे सकता है। तो मैंने आपको बताया ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का अधिकारी, ठीक है ना, अबव रैंक जिसका है ज्वाइंट कमिश्नर या उससे ऊपर का रैंक का जो ऑफिसर है, वो राइटिंग में, ठीक है ना, ऑफिसर को, किसी भी ऑफिसर को, ठीक है, एथोराइज कर सकता है, भैया सर्च करो, सीज करो इसके डॉक्यूमेंट, गुड्स वगैरह या बुक्स वगैरह। अगर उसको रीजन लगता है, रीजन टू बिलीव होना चाहिए क्या, कि उसने गुड्स या डॉक्यूमेंट्स या बुक्स या कोई और चीज उसने किसी प्लेस पे छुपा रखी है, यहां ये आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे चलते हैं। अब अगर क्वेश्चन ये वाला आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको ये वाला आंसर करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको समझाऊंगा इसी के अंदर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय एन ऑफिसर ड्यूरिंग ए वैलिड सर्च। अब इसके अंदर क्या बोला है, अब इसके अंदर ये बोला है कि मान लो कहीं पे सर्च हो रही है, ठीक है ना। अब किसी भी मूवी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, अब किसी भी मूवी का एग्जाम्पल ले लो। चलो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ले लेते हैं। आपने सुना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जेठालाल की दुकान पे रेड डल गई, है ना, ठीक है ना, और सर्च हो रही है वहां पे, सर्च डल रही है, सर्च, ठीक है ना। अब ऑफिसर जो आया है वहां पे, ठीक है ना, जो ऑफिसर आया, जो प्रॉपर ऑफिसर मान लो वहां पे आया, जो ऑफिसर वहां पे है, ज्वाइंट कमिश्नर एथोराइज किया है जिसको, ठीक है ना, वो उसके पास क्या पावर है सर्च के दौरान, ठीक है ना। ये स्टडी मेट का क्वेश्चन 5 है, यहीं पे हो जाएगा, देख लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे करा दूंगा, ठीक है ना। और आप कोई भी कंपाइलर कर लेना, बस ये चैप्टर खत्म होते ही कोई भी आप कंपाइलर उठाओगे ना, उसके सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, आप कहोगे कि अरे यार मजा आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बोल रखा है, पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑफिसर, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सर्च। अब जेठालाल की दुकान पे ऑफिसर आया और सर्च कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जो ऑफिसर आया है जेठालाल की दुकान पर, उसके पास क्या पावर है। देखो, अब वो जेठालाल को बोलता है, भाई डोर खोलो, दरवाजा खोलो, ये वाला रूम मुझे चेक करना है, ठीक है ना, गोदाम तुम्हारा चेक करना है। वो क्या करता है, वो मना कर देता है कि मैं एक्सेस नहीं दूंगा, मैं गोदाम नहीं खोलूंगा। तो उसके पास पावर है, वो दरवाजा तोड़ सकता है, दया ले जाएगा अपने साथ, दया दरवाजा तोड़, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। जो प्रीमाइसिस है उसका दरवाजा तोड़ देगा, अगर वो मना कर देता है तब। ऐसे नहीं कि अगर वो बोल रहा है कि जी मैं खोल के दे देता हूं, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई लेके आओ फावड़ा, इसका तो दरवाजा तोड़ेंगे ही, है ना, ऐसे नहीं, है ना। अब कोई अलमारी है, ठीक है ना, आप कह रहे हो कि अलमारी खोलो, वो नहीं खोल रहा है, तो अलमारी तोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ के खोल लो। कोई बॉक्स है, वो नहीं खोल रहा है, तो ये तभी करना है अगर वो डिनाई करता है एक्सेस के लिए, अगर बोल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वो डिनाई करता है तो आप क्या कर सकते हो, सील भी लगा सकते हो, प्रीमाइसिस पे सील लगा सकते हो। वो कह रहा है कि मैं चेक ही नहीं कर दूंगा, गोदाम को मैं चेक ही नहीं कर दूंगा, सील कर सकता है ऑफिसर, क्या कर सकता है, सील कर सकता है। और ये पॉइंट थोड़ा ध्यान, अच्छे से ध्यान रखना। इसके अंदर क्या लिख रखा है, इसके अंदर ये लिख रखा है, अगर ऑफिसर के लिए ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि जो गुड्स है वो उसको सीज कर सके, तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर, ठीक है ना, जेठालाल को रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, जेठालाल के ऊपर जो गुड्स का मालिक है, कि भैया ये गुड्स है ना, यहां से रिमूव मत करना, ना तुम इस गुड्स की कोई डील करना किसी के साथ है। अगर ऐसा करना चाहो तो पहले मेरी परमिशन ले लेना, ये बात यहां पे लिख रखी है। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। और कुछ अगर स्पेसिफाइड गुड्स है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे गुड्स को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है ऑफिसर। बस ये बातें लिखनी है आपको। तो क्या पावर है, आई होप क्लियर है। तो क्या क्या पावर है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जेठालाल की दुकान पर जो ऑफिसर गया है उसके पास क्या पावर है, अगर जेठालाल मना करता है,
ठीक है ना, डोर नहीं खोलता है तो वो दरवाजा तोड़ सकता है, अलमारी नहीं खोलता, अलमारी तोड़ सकता है, बॉक्स नहीं खोलता, बॉक्स तोड़ सकता है, ठीक है ना, प्रीमाइसिस की परमिशन नहीं देता, ठीक है ना, प्रीमाइसिस पे सील लगा सकता है, ठीक है ना, और ये पॉसिबल नहीं है कि गुड्स को सीज किया जा सके, तो वो जेठालाल को ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि तुम इसकी डील नहीं कर सकते, ना इसको रिमूव कर सकते, अगर ये करना चाहते हो तो पहले मेरी परमिशन लगेगी, और अगर वो गुड्स नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको सीज करके डिस्पोज भी किया जा सकता है। आई होप क्लियर है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने ये चीज भी आपको बता दी है। आई होप क्लियर है। बोलो क्लियर है? ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम। अब यहां पर आपको बहुत ड्यान से समझना है कि मैं क्या कहूंगा, ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अब आ जाते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन। अब देखो, बहुत ध्यान से आपको समझना है। आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की, ठीक है ना, अजय देवगन की ही थी शायद, ठीक है, जिसमें वो रेड डालता है कहीं पे, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी मूवी है जिसमें कहीं पे जाते हैं और कोई गुंडा होता है, उसके वहां पे वो रेड डालते हैं, है ना, और जैसे ही वो छत में ऐसे पता लगता है कि भैया सोने के सिक्के गिर रहे हैं, ऐसे करके, है ना। तो अब क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ये पूरी एक कहानी है, बस याद रखना एक मूवी है। अब अजय देवगन, ठीक है ना, और उसकी पूरी की पूरी टीम, है ना, पूरी की पूरी टीम, और पहुंच जाते हैं गुंडे के घर पे। गुंडे को कहते हैं, ठीक है, कि भैया तुम्हारे यहाँ पे रेड पड़ी है। गुंडा कह रहा है अच्छा, तुम ऐसे घर में नहीं घुस सकते, मैंने भी थोड़ी पढ़ाई की है, लाओ सर्च वारंट दिखाओ मुझे। तो वो सर्च वारंट दिखाएगा, ठीक है ना। अब भैया गुंडा है लेकिन फैमिली तो वो भी लेके बैठा है ना, और गुंडों की तो फैमिली देखा हुआ तुम लोगों ने, काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाते हैं मूवी के अंदर, है ना, तो बहुत सारे लोग ज्वाइंट फैमिली दिखाते हैं, तो वो फिर आप बहुत सारी लेडीज होंगी वहाँ पे, तो भैया लेडी ऑफिसर भी तो होने चाहिए, तो लेडी ऑफिसर भी होनी चाहिए साथ में, ठीक है ना। फिर वो कहेगा दिखाओ कि तुम आईडी कार्ड दिखाओ तुम अपना, तो आईडी कार्ड भी दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ठीक है ना, वहां पर, ठीक है, 2 विटनेस के सिग्नेचर भी लगेंगे सर्च वारंट के ऊपर, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, 2 विटनेस भी चाहिएंगे, और जो भी काम हो रहा है, ठीक है ना, जहां पर सर्च हो रही है, ठीक है ना, उसी लोकेलिटी के 2 लोकल लोग होने चाहिए, उनकी विटनेस भी लगेगी, उनके सामने ही होना चाहिए, और वो विटनेस के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि भैया चलो तुम उनको सच्चाई बोल के मतलब लेके आना है, ठीक है ना, सच बोल के ही आपको लेके आना है। और पर्सनल सर्च भी कराना है बिफोर स्टार्ट द सर्च, सर्च करने से पहले, ठीक है ना, और आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्च जितने भी ऑफिसर की टीम में बंदे हैं उनका पर्सनल सर्च भी होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से, और बाद में जो भी पंचनामा बनाया जाएगा, पंचनामा मतलब जो भी प्रोसीडिंग हुई है, जो भी काम हुआ है सर्च का, उसका पंचनामा बनाया जाएगा, एक लिस्ट बनाई जाएगी, वो पंचनामा या लिस्ट है उसके ऊपर भी सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। अब क्या हुआ, अब सर्च कंप्लीट होगा। सर्च कंप्लीट होने के बाद जो सर्च वारंट है वो ओरिजिनल सर्च वारंट वापस कर देंगे, किसको, जिसने सर्च वारंट इशू किया था ऑफिसर ने, उसको वापस कर देंगे, ठीक है ना। अब जो इशू किया था जिसने सर्च वारंट, वो भी तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना, ठीक है ना, वो भी तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्लियर है सर्च वारंट का? क्लियर है। और बाद में जो पंचनामा है या उसके साथ जो एनेक्शर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कॉपी जो है, जो भी गुंडा था, ठीक है, यानी कि जो ओनर था, उसको क्या कर देंगे, ठीक है, उसकी कॉपी दे देंगे कि लो भैया, ठीक है, एक कॉपी का राइट उसका भी बनता है। आई होप क्लियर है, ठीक है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन है यहां पे, ये जो क्वेश्चन है, सर्च वारंट क्या होता है ना, और इसके क्या कंटेंट्स हैं। सर्च वारंट क्या होता है और इसके क्या कंटेंट्स हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब सर्च वारंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं, कोई रेड डाल रहा है, विजय देवगन रेड डाल रहा है वहां पे गुंडे के घर पे, तो वो जाते ही पहले बोलेगा सर्च वारंट दिखाओ। सर्च वारंट का मतलब होता है कि भैया रिटर्न में अथॉरिटी लेके आए हो तुम सर्च करने के लिए, ठीक है ना, क्या तुम रिटर्न में अथॉरिटी लेके आए हो सर्च करने के लिए, उसे बोलते हैं सर्च वारंट। बोलो क्लियर है। जो ज्वाइंट कमिश्नर होता है या जो उससे ऊपर का अधिकारी होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो इशू करता है सर्च वारंट, है ना।
तो वो सर्च वारंट चेक करेगा, हाँ भैया सर्च वारंट लेके आए हो। सर्च वारंट का मतलब क्या, रिटन में अथॉरिटी है तुम्हारे पास सर्च करने की, उसको बोलते हैं सर्च वारंट। अब सर्च वारंट के अंदर क्या क्या लिखा रहता है, उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ते हैं। देखो सर्च वारंट के ऊपर क्या है, ठीक है ना, उसकी वैलिडिटी कितने दिन है, 1 दिन की है, 2 दिन की है, ये होगा, है ना। सर्च वारंट के ऊपर सीरियल नंबर लिखा रहेगा। सर्च वारंट के अंदर भाई डेट क्या है, ठीक है ना, प्लेस क्या है इशू करने का, वो लिखा रहेगा, है ना। ओके, नाम लिखा रहेगा किस ऑफिसर का, ठीक है ना, नाम विद फुल डेजिग्नेशन, नाम और डेजिग्नेशन लिखा रहेगा, ठीक है ना, जिसने सर्च वारंट इशू किया गया है उसका, और नाम और डेजिग्नेशन जिसको इशू किया गया ऑफिसर को, ठीक है ना, उसका, मतलब जिस ऑफिसर ने इशू किया उसका भी नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है ना, और जिस ऑफिसर को इशू किया गया सर्च वारंट दिया गया एथोराइज है जो कि भैया जाके तुम सर्च करो, उसका भी नाम और डेजिग्नेशन उस पर लिखा होगा, ठीक है ना, और क्या वोलेशन हुआ है, ठीक है ना, वो भी लिखा रहेगा, कौन सी प्रीमाइसिस पे जाके सर्च करना है वो भी लिखा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसमें ये बोल रखा है कि सेफ गार्ड, ठीक है ना, सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर। अब भैया किसी के पास सर्च हो रहा है, ठीक है, तब सर्च हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सीज कर लिए हैं, है ना। ओके, अब मान लो जेठालाल है, अब जेठालाल के वहाँ पे सर्च हुआ और डॉक्यूमेंट बुक्स काफ़ी सारी चीज़ें सीज कर लिए, ठीक है ना, और ऑफिसर अपने साथ ले गया। अब जेठालाल भागते भागते कहाँ गया, अपने सीए के पास गया और कह रहा है सीए को, ठीक है ना, कि भैया मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो सीए साहब उनको समझा रहे हैं कि ये तुम चिंता मत करो, ठीक है ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी गुड्स या डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना, जब तक उनको जरूरत होगी, ठीक है ना, वो रख लेंगे, उनको नीड होगी ना तब तक रख लेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, वो वापस कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। यानी सीज गुड्स और डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ नेसेसरी फॉर देयर एग्जामिनेशन, मतलब उनको जब तक जरूरत होगी वो रख लेंगे, नेसेसरी होगा तब तक ही रखेंगे, चिंता मत करो, वापिस हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी उनमें से, तो सीए कह रहा है कि भैया चिंता मत करो, तुम फोटोकॉपी ले सकते हो उनकी जो भी वो चीज़ें लेके गए हैं। अच्छा हाँ, और इतना ही नहीं, जो भी गुड्स तुम्हारा सीज हुआ है ना, ठीक है ना, उसका नोटिस इशू करेंगे वो। अब 6 महीने तक नोटिस इशू नहीं किया है, ठीक है ना, तो भैया माल वापिस हो सकता है। हालांकि इस टाइम को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, जस्टिफाइड अगर कोई ग्राउंड है तो, क्लियर है। और जो सीजिंग ऑफिसर है जिसने तुम्हारा गुड्स सीज किया है, ठीक है ना, उसने डिटेल मेंटेन कर रखी होगी कि तुम्हारा क्या क्या चीजें लेके गया, तो बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना, टेंशन मत लो कि भैया वो तो ये लेगा, पता नहीं क्या लेगा क्या नहीं लेगा, पूरा एकदम डिटेल मेंटेन हो रखी होगी। ओके, क्लियर है। अब जेठालाल कह रहा है कि भैया ठीक है, जो गुड्स वो लेके गए हैं, जो सामान मेरे से वो लेके गए हैं, वो तो पेरिशेबल था, ठीक है ना, हजारडियस था, ठीक है ना, जल्दी खराब होने वाला गुड्स था, तो चिंता मत करो, वो जैसे ही वो पेरिशेबल गुड्स उन्होंने सीज किया, ठीक है ना, ऑफिसर ने, वो उसको इमीडिएटली, ठीक है ना, सीज करते ही इमीडिएटली उसको बेच देगा, जो भी पैसा बनता होगा टैक्स वैक्स का काट के बाकी के पैसे तुम्हें रिटर्न कर देगा, ठीक है, क्लियर है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रोविजन यहां पे अप्लाई होंगे सर्च और सीजर से रिलेटेड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो सीए फाइनल मई 22 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67, ठीक है ना, ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, ठीक है ना। देखो यही लिख रखा है, सेफगार्ड सेक्शन 67 सर्च एंड सीजर, ऊपर हेडिंग में भी देखोगे तो हेडिंग भी यही है, ठीक है ना, आप देखो यही है, ठीक है ना। मैंने यहां पे भी लिख रखा है सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सेफगार्ड प्रोवाइडेड, ठीक है, सर्च एंड सीजर 67, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है, आई होप बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन है ही नहीं। अब एक और क्वेश्चन है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं एग्जाम के लिए, पर पता होना चाहिए, हर चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए कि आए तो हम उसको अच्छे से लिख सकें। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि मान लो कोई गुड्स रास्ते में है, जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या उस गुड्स का इंस्पेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। कोई गुड्स है वो रास्ते में जा रहा है, तो उसका जो कन्वेंस है, ठीक है ना, जिस चीज में वो जा रहा है, ठीक है, ओके, और उसमें ये देखा जाएगा कि कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है। अगर एक लिमिट से ज्यादा कंसाइनमेंट की वैल्यू है, ठीक है ना, तो फिर उसका क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, जो भी कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है, मतलब कन्वेंस जिसका भी है, ठीक है ना, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डॉक्यूमेंट या डिवाइस वेरिफिकेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ईवे बिल यहां पे प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट माना गया है, ठीक है ना। अब इंस्पेक्शन हो सकता है ट्रांजिट में, वो मैंने बता ही दिया। इसके लिए किसी भी ज्वाइंट कमिश्नर वगैरह की एथोराइजेशन की भी नीड नहीं है, कोई एथोराइजेशन की नीड नहीं है, बस ये आप एक बार रीड कर लेना, हो गया होगा। अब आ जाते हैं एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हैं मैंने लिख रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहां पे चलते हैं सेक्शन 69 पावर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब अरेस्ट की बात करेंगे, बहुत ध्यान से आप इसको सुनना, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ना, कि सबसे पहला पावर ऑफ अरेस्ट के अंदर पहला वर्ड यही आता है कि अरेस्ट का मतलब क्या है, और क्या ये इंपॉर्टेंट है सर? बिल्कुल। यहां पे ये जो सेक्शन 69 इसके अंदर मैंने कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है, मीनिंग ऑफ अरेस्ट। बिल्कुल क्वेश्चन है इसका, ठीक है, आप स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 7 यही है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं इसका, ये रहा, देखो आप क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अरेस्ट, ये है स्टडी मैट का क्वेश्चन, ये दे रखा है, और आपको आंसर क्या लिखना है, ये आंसर लिखना है, बस खत्म। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको बताता हूं। अरेस्ट का मतलब क्या है, पहली बात तो जीएसटी के अंदर अरेस्ट क्या है ये डिफाइन ही नहीं कर रखा है, तो ये बता देना, ठीक है ना। दूसरी चीज, अरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेना, ठीक है ना, किसी टेकिंग इनटू कस्टडी, किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेना। अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो भैया उसकी लिबर्टी छीन लो उससे, ठीक है, बस खत्म हो गया अरेस्ट का मतलब। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया यहां पे। अब दूसरी चीज इसी के अंदर सेक्शन 69 पावर ऑफ अरेस्ट के अंदर दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, ठीक है ना, ये है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, चलिए पहले एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है ना। ये एमटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एमटीपी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके। ये कहता है स्टेट द सर्कमस्टांसिस व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन ऑथराइज्ड अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। ये कहता है कि एक बात बताओ, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें कि प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर का मतलब यहां पे एक तरीके से ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का रैंक, वो ऑथराइज कर सकता है किसी ऑफिसर को, भैया इसको अरेस्ट करो व्यक्ति को, ठीक है ना। क्लियर है? आप देखो, मान लो, ठीक है ना, अब ये कहता है ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट बाय प्रॉपर ऑफिसर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखो समझो इस बात को ध्यान से, ठीक है ना। कमिश्नर की बात है यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने ज्वाइंट कमिश्नर और अबव बोल दिया था, तो यहाँ पे ना कमिश्नर वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने, ठीक है, तो कमिश्नर ध्यान रखना ये वर्ड, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे चलते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट बाय प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, मतलब कौन कौन से सर्कमस्टांसिस में अरेस्ट किया जा सकता है। भैया पहली बात तो, ठीक है ना, अगर टैक्स की चोरी का अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। और अरेस्ट करने की पावर किसके पास है, कमिश्नर ऑथराइज कर सकता है किसी भी ऑफिसर को कि भैया जाके अरेस्ट करो, लेकिन वो तभी करेगा अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है, क्या, कि भैया सामने वाले टैक्सेबल पर्सन ने ऑफेंस किया है, और वो ऑफेंस कौन सा होना चाहिए दोस्तों, स्पेसिफाइड ऑफेंस होना चाहिए। स्पेसिफाइड ऑफेंस का मतलब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि उसने सप्लाई की है पर इनवॉइस इशू नहीं किया, इनवॉइस इशू किया पर सप्लाई इशू नहीं किया है, आईटीसी ले लिया है, गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं किया है, या टैक्स का अमाउंट कर दिया, कलेक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को, ठीक है ना, पे नहीं किया है और 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, ये है स्पेसिफाइड ऑफेंस। ये पेनल्टी चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, क्लियर है। लेकिन अगर जो टैक्सेबल पर्सन है उसने ये रिपीट ऑफेंड किया है, यानी कि दोबारा से, मतलब बार बार वो ऐसे ही गलती कर रहा है, ठीक है ना, ऑफेंड जो ये ऑफेंस है, ठीक है ना, ये रिपीटेड ऑफेंडर है, ठीक है ना, तो क्या है, तो यहां पे मॉनेटरी लिमिट की वैल्यू नहीं मायने रखेगी, तो मॉनेटरी लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है, क्लियर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या क्या लिखना है मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से, और फिर एक बार अच्छे से इसको करते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि स्टेट द सर्कमस्टांसिस व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन ऑथराइज फॉर अरेस्ट। ये कहता है कि एक बात बताओ, ठीक है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि किसके पास पावर है, अरेस्ट करने की पावर किसके पास है, तो भैया कमिश्नर के पास पावर है, कमिश्नर ऑथराइज कर सकता है किसी भी ऑफिसर को, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसने स्पेसिफाइड ऑफेंस किए हैं, ठीक है ना, स्पेसिफाइड ऑफेंस मतलब ये अगर ऑफेंस किए हैं 4, इनमें से कोई भी ऑफेंस किया है, ठीक है ना, ओके, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है ना, और उसमें अमाउंट कितना है, 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है ना, अरेस्ट किया जा सकता है उसको, ठीक है। लेकिन
लेकिन ये मॉनेटरी लिमिट अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो अप्लीकेबल नहीं है, उसको कोई भी, ठीक है ना, यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी मैंने दे दिया आपको, कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है पावर ऑफ अरेस्ट वाले पॉइंट सेक्शन 69 के ऊपर, वो ये है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे देखना, इस क्वेश्चन के को भी ध्यान से सुनना और अभी याद हो जाएगा आपको। इसके अंदर बोल रखा है सेफगार्ड फॉर ए पर्सन हु इज प्लेस अंडर द अरेस्ट। अब मान लो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके पास क्या सेफगार्ड्स हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे कि मान लो जेठालाल को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 करोड़ से ज्यादा का उसने टैक्स इवेजन किया है, ठीक है ना, और उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि भैया उसके ऊपर उसके पास क्या सेफगार्ड्स हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पर 3 बातें आपको जो एग्जाम में लिखनी है। पहला, सबसे पहला ये देखना है कि ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है ना, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब वही 4 केस स्पेसिफाइड केस है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। और नॉन कॉग्निजेबल मतलब अदर देन दोज। हालांकि ये पेनल्टी चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि सीरियस ऑफेंस है, ठीक है ना, तो भैया आपको ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि भैया किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट कर रहे हो, और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, तो भैया असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के पास, ठीक है ना, जाके बेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जितने भी अरेस्ट हैं ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के हिसाब से ही सारे प्रोविजन यहां पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आइए देखते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। मैं बोल रहा हूं ना, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन तो मैं यहीं पे करा दूंगा, आपको स्टडी मेट का कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारे नोट्स मैंने स्टडी मेट से बनाए हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड, इतनी बढ़िया लैंग्वेज दे रखी है मैंने आपको, ठीक है। और साथ में, ठीक है, आप वैसे कंपाइलर ले लो किसी भी सर का, ठीक है, कोई भी टीचर का कंपाइलर ले लो। आप कंपाइलर का जैसे ही चैप्टर करो, कंपाइलर के क्वेश्चन बना लो। हाँ, इतनी मैं गारंटी देता हूं, कंपाइलर के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। आपको अगर ये चीज तो सर ने नोट्स में बता दी, और मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे उठा उठा के देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मैंने दिए हैं, ठीक है ना। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, और पहले ये प्रीवियस ईयर एमटीपी में भी दे रखा था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 69 इन पर्सन हु इज प्लेस अंडर अरेस्ट। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेक्शन 69 ही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सेफगार्ड पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति के, ठीक है ना, जिसको, ठीक है ना, जो यही वाली बात लिख रखी है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो बन सकता है, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। आ जाते हैं इसके ऊपर और इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर आज तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर इंपॉर्टेंट है, हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी। मैंने बोला ना, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ना ही है, ताकि यहां पे कोई भी रिस्क ना रहे अपने को, है ना। क्वेश्चन क्या है, गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे गाइडलाइंस बता रखी है, ठीक है ना, अरेस्ट। अब देखो अरेस्ट जो होता है ना, अरेस्ट का जो डिसीजन लेता है, ठीक है ना, कमिश्नर, वो केस टू केस बेसिस होता है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक और बात है, ठीक है ना, क्या, ये बात ध्यान रखना, पावर टू अरेस्ट हैज बीन एक्सरसाइज आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ केस विच मे बी इंक्लूड, ठीक है ना, क्लियर है। अब अरेस्ट की बात कर रही है, ठीक है, पावर ऑफ एक्सरसाइज। अब कौन कौन से पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, देखो भैया, ठीक है ना, अरेस्ट करना जरूरी था, ठीक है ना, क्यों, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें ऑफेंस की, ठीक है ना। या फिर एब्सकॉन्डिंग, अब लग रहा था कि ये बंदा भाग जाएगा, ठीक है ना, या फिर एविडेंस के साथ छेड़खानी हो सकती थी इसलिए, ठीक है ना, या फिर विटनेस को धमकी वमकी दे दे, पता लगे कि धमकी दे रहा है विटनेस को, बाद में विटनेस ही मुकर गया कि जी मैं तो नहीं, उस दिन तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं था जी, उस दिन तो तबीयत खराब थी इसलिए मैंने गलती से बोल दी थी, ये बात है ना। या फिर जो टैक्स का चोरी है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना, ये फिर हमें पता लग रहा है कि भैया इसकी इंटेंशन है चोरी करने की, या फिर ये तो मास्टरमाइंड है, वो कहते हैं ना कि मास्टरमाइंड, तो मास्टरमाइंड है भैया, ये मास्टरमाइंड को कैसे छोड़ देंगे, इसको तो अरेस्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। बस आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं और एक और शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना, एक और शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन 70 क्या कहता है, पावर ऑफ समन। अब हम समन की बात करेंगे। ये समन क्या है, समन का मतलब होता है बुलावा आया है, चलो चलना है। अब इसके अंदर काफी सारे पॉइंट है, एक एक करके हम पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बता रखा है, इंट्रोडक्शन के अंदर यह बता रखा है कि मान लो कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई इंक्वायरी चल रही है, ठीक है ना, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को समन दे सकता है, बुला सकता है कि भैया आओ, ठीक है ना, कुछ एविडेंस चाहिए तुमसे, कुछ बातें करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को समन भेजा है, ठीक है ना, उसे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा,
और जो भी उससे पूछा गया है, जो डॉक्यूमेंट उससे मांगे वो उसने देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन का पॉइंट। अब आगे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6, देखो मैंने सारे स्टडी मेट के क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पे इंक्लूड करके, पॉइंट वाइज दे रखे मैंने कि भैया तोड़ तोड़ के, कि भैया एक होता ना कि पूरा का पूरा, मान लो मैं सेक्शन 70 आपको पढ़ा देता, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता ही नहीं है कि भैया इसमें लिखना क्या है, आप पता लगे पूरा सेक्शन 70 चिपका के आ गए, ठीक है ना, उससे तो फिर आपका पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए ना कि भैया सेक्शन 70 तो बहुत बड़ा है, अब उसके अंदर क्वेश्चन इस पार्ट के ऊपर पूछा है तो यही वाला पार्ट लिखेंगे ना आप, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये देखो, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू होम समन हैज बीन इशूड। ये कहता है उस व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको समन दिया है। अब मान लो जेठालाल को समन दिया, तो जेठालाल की क्या जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ये कहता है कि मान लो जेठालाल को समन दिया है तो जेठालाल को आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, बाउंड टू बी अटेंड, ठीक है ना। ये खुद आए, ठीक है ना, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव, जो एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको भेजे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसको आना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा, जो भी सच है उसको वो सच बताना पड़ेगा। क्लियर है। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह उससे मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट उसको देने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, क्वेश्चन खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम था, स्टडी मेट का क्वेश्चन भी खत्म। एक और क्वेश्चन है यहां पे समन के अंदर जो यहां पर हमें पढ़ना है, ये क्या है, गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ समन। अब ये कह रहा है कि मान लो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को समन दिया, अब मान लो जेठालाल को समन दिया, ठीक है ना। अब समन, पहली बात तो समन दिया, अच्छी बात है भैया, ठीक है ना। अब समन दे रहे हो आप किसी को, ठीक है ना, तो समन की गाइडलाइंस क्या है, ठीक है ना, आप बुला रहे हो किसी को, ठीक है ना, तो तभी बुलाओ जब, देखो अगर कोई व्यक्ति आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, नोट कोऑपरेट, जेठालाल कह रहा है मैं नहीं, मैं आपको कोऑपरेट नहीं करूंगा, तो फिर समन भेजो उसको, ठीक है ना, समन भेजो, समन भेज कर उसको बुलाओ, ठीक है ना। लास्ट रिजोर्ट, मतलब ये लास्ट ऑप्शन है, अगर कोऑपरेट ना करे तो करो ना ऐसा, ठीक है ना। ओके, और टॉप मैनेजमेंट को परेशान मत करना है ये छोटी मोटी बातों के लिए, पता लगी छोटी छोटी बातों के लिए आप बुला रहे हो। और जो समन के अंदर लैंग्वेज लिख रहे हो ना, वो ऐसे ना हो, वो जेठालाल तो पहले ही डर जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो पता लगे कि आपने ऐसी कोई लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है ना, बापूजी बापूजी, है ना, तो लैंग्वेज मतलब हरास, आप उसको ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिससे कि वो स्ट्रेस में आ गया, धमकी टाइप लग रही है, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। और समन, देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया, समन जो है अगर वो समन सुपरिटेंडेंट दे रहा है, समन कौन दे रहा है, सुपरिटेंडेंट दे रहा है, ठीक है ना, तो वो तभी देगा, उसके लिए पहले उसको रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, ठीक है ना, असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए जिससे वो रिटन परमिशन ले रहा है। ये बात भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं सर, ठीक है। अब मान लो रिटन परमिशन आप नहीं ले पाए, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन रिटन परमिशन, तो क्या सर ओरल या टेलीफोन पे परमिशन चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन टेलीफोन पे या ओरल परमिशन जरूर ले लेना, लेकिन ठीक है सर, समझ में आता है। अब आगे चलता है, यह कहता है कि जो ऑफिसर है, ठीक है, जो ऑफिसर है, ठीक है, जिसने समन इशू किया है, वेयर समन इज इशूड, ऑफिसर इशूइंग द समन शुड सबमिट ए रिपोर्ट, ठीक है। देखो जो समन है, ठीक है ना, अब जिसने एथोराइज किया है और जिसने समन इशू किया है, जिसने समन इशू किया, जिसने एथोराइज किया, उसको रिपोर्ट तो देगा ना, बिल्कुल ठीक है। अब एक पॉइंट है यहां पे सीनियर मैनेजमेंट का। अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं कंपनी के, सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर, ठीक है ना, आप इनको पहले ही समन मत भेज देना, ठीक है ना। पीएसयू आप समन भेज दिया, एकदम लार्ज कंपनी कोई पीएसयू है, उसका कोई सीईओ है, सीएफओ, ठीक है ना, अगर लगता है कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुई है और उसकी वजह से काफी बड़ा कोई लॉस हुआ है, ठीक है ना, तो फिर समझ में आता है ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इनको आप ऐसे ही समन भेज रहे हो छोटी छोटी बातों के लिए, ठीक है। ये बात है, ये कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पे समन के ऊपर, ये कहता है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इशूइंग द समन। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, ठीक है ना, समन इशू कर रहा है। अब समन इशू कर रहा है तो ये कह रहा है कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। प्रीवियस ईयर की आरटीपी में क्वेश्चन दे रखा था इसका, डिस्कस द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इशूइंग द समन। देखो एज इट इज छाप रखा है। अब ये पॉइंट आपको लिखने हैं, बस 4 पॉइंट, 4 नंबर के। पहला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है ना, कि देखो जस्टिफाइड है, अगर लगता है कि आपको भैया नेसेसरी है तो समन इशू करो, अगर जस्टिफाइड नहीं है तो फिर मत इशू करो समन, ठीक है ना, क्लियर है। और समन बार बार मत इशू करो, रिपीटेडली नहीं होना चाहिए, बार बार समन दे रहे हो आप एवं,
ठीक है ना, और सामने वाले व्यक्ति के टाइम की रिस्पेक्ट करना है आपको, ज्यादा देर तक पता लगे बिठा के रखे हो उसको, ठीक है ना, और जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी समन दिया है आपने, उस बंदे को बुला रहे हो तो भैया समन दे रहे हो, ठीक है, उसको ड्यूरिंग ऑफिस आवर करो, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड आप ड्यूरिंग ऑफिस आवर होना चाहिए। आप कह रहे हो कि नहीं यार रात को आ जाना 12:30 बजे, 12:30 बजे वगैरह नहीं, ठीक है ना, हाँ, तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर होना चाहिए। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेक्शन 71। सेक्शन 71 है एक्सेस टू बिजनेस। भैया कोई ऑफिसर है, उसको एक्सेस टू बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस का एक्सेस मिल सकता है, प्रीमाइसिस बिजनेस एक्सेस की। जेठालाल की दुकान पे कोई ऑफिसर आया, क्या उसको, ठीक है ना, ऑफिसर को, ठीक है ना, एक्सेस मिल सकता है बिजनेस का। अब ये कहता है, ठीक है ना, कि ज्वाइंट कमिश्नर और उससे ऊपर का अधिकारी, ठीक है, एक्सेस मिल सकता है उसको। क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब वो एक्सेस अगर उसको मिलता है तो वो क्या छानबीन करेगा, वो जो भी ऑफिस में पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े रहते हैं, डॉक्यूमेंट पढ़े रहते हैं, कंप्यूटर पढ़े रहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़े रहते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर चेक कर लेगा, और चीज जो उसको लगता है ठीक है भाई चेक कर लेनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। अब जो व्यक्ति है, जो जेठालाल है, ठीक है ना, उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है क्या, कि जब उससे डिमांड किया जाए, ठीक है ना, जब उससे, ठीक है ना, डिमांड किया गया है कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी, ठीक है ना, उसके 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, वो फर्निश कर दे भैया, 15 दिन वर्किंग डेज। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे कुछ रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस करने चाहिए मांगने पर। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? दो तो आप कैसे याद करोगे, क्लास 11th से याद कर लेना। क्लास 11th में पढ़ते हैं ना एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस है, उसको कोई इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट है। एक पढ़ते थे आप फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है ना, एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है ना, और दो अपने इससे याद कर लेना। एक होता है अपना कॉस्ट अकाउंट, एक होता है चार्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट ऑडिट, चार्ट अकाउंट मतलब टैक्स ऑडिट, बस इससे याद कर लेना। और दो ऐसे याद कर लेना कि जो भी रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया या प्रिपेयर किया वो दे दो, या इसके अलावा एनी अदर कोई भी है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 यही है, और प्रीवियस ईयर के एमटीपी में भी ये क्वेश्चन दे रखा था। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच एक्सेस, ये लिखो क्लियरली लिख रखा है, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 71, ऑल्सो लिस्ट द रिकॉर्ड। मतलब पूरा क्वेश्चन लिखना है दोस्तों, ये भी आपको लिखना है रिकॉर्ड, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, ठीक है ना। एक्सेस टू बिजनेस, इसमें तो बस आप खाली क्या लिखोगे, ठीक है ना, कि भैया एक्सेस टू बिजनेस किसको मिल सकता है, ठीक है ना, ज्वाइंट कमिश्नर और उससे ऊपर का अधिकारी कोई है, अगर वो किसी भी ऑफिसर को एथराइज कर सकता है तो उसको मिल सकता है एक्सेस, ठीक है ना। और वो जब एक्सेस मिलता है उसको, ठीक है ना, तो वो क्या इंस्पेक्ट कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और जब वो किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसको 15 वर्किंग दिन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा, और ये रिकॉर्ड वो क्या कर सकता है, मंगा सकता है। बस ये याद कर लेना, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है आपका, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप एकदम बढ़िया से चैप्टर कराया मैंने। इसी बात पे वीडियो को अभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर लूंगा, ठीक है, क्लियर है। प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूंगा, और साथ में ये नोट्स भी मैं आपको, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। क्लियर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो कितने शानदार नोट्स बना रखे हैं दोस्तों, बहुत टाइम लगता है मुझे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, नोट्स बनाना। फिर उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन स्टडी मैट में दे रखे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक पे। एक होता है ना सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, उस सेक्शन के भी 5-6 पार्ट हो सकते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में कोई एक पार्ट पूछ रहे थे उठा के, तो वो भी मैंने तोड़ रखा है कि भाई इस पार्ट पे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कर करके। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये May 24 में ही पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये क्या पूछा है इसके अंदर, सेक्शन 72 के अंदर, कि भैया जो प्रोफर ऑफिसर है, ठीक है, उसका कौन कौन से ऑफिसर उसको असिस्ट करेंगे, यानी हेल्प कर सकते हो, किस किस ऑफिसर्स की हेल्प ले सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑफिसर के नाम लिखने हैं। आप कैसे याद करोगे, याद कर लो। आपके शहर में कोई पुलिस स्टेशन है, बिल्कुल, ठीक है, मेरे शहर में जो पुलिस स्टेशन है उसके साथ में रेलवे स्टेशन है, कस्टम्स अपना है ही, उससे याद कर लेना। और हमारे पास में एक गांव है तो उसके विलेज के ऑफिसर हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा एनी अदर क्लास, तो ये तो हो ही गई, 2 बच गए बस। 2 कौन कौन से, ठीक है ना, जीएसटी कलेक्शन करने के लिए जो ऑफिसर होते हैं, वो लैंड रिवेन्यू कलेक्शन करने वाले ऑफिसर है, चाहे स्टेट के हों, यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी हेल्प ली जा सकती है। वैसे ये याद कर लो, ये लिखना है, ठीक है ना, बिल्कुल नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सबसे पहले आपको कस्टम्स पढ़ना है,
कस्टम्स के मैं सारे वीडियो डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर है। उसके बाद आपको पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। पहले आपको नोट्स अच्छे से मेरा वीडियो देखो, ठीक है, और वो नोट्स आप ले लो मेरे से, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं दे ही देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी चीज़ें ले सकते हो, है ना। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना, है ना। अब जैसे ही आप ये वीडियो देख लोगे उसके तुरंत बाद आप स्टडी मेट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन मैं इन्वॉल्व कर देता हूँ। फिर अपनी सहूलियत के लिए अगर आप चाहो तो स्टडी मेट के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद आप एक कंपाइलर खरीद लो वैसे मार्केट से किसी का भी, उस कंपाइलर के सारे क्वेश्चन जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ सारे कंपाइलर के क्वेश्चन बना लो तुरंत, और पक्का देखना, मैं गारंटी देता हूँ सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, आपको होगा कि बस मजा आ गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे करा दिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।